और ये आपको हम दिखाते हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अतरौली से बीजेपी के संदीप आगे चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आगे चल रहे हैं। ये देखिए अच्छी खबर, अखिलेश यादव करहल से है मैदान में, वो आगे चल रहे हैं, यानी जो दिग्गज नेता हैं दोनों हमारे, वो आगे चल रहे हैं। रामपुर से आजम खान आगे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। ये बोले थे कि मैं नेवला हूं और नाग और सांपों को डस लूंगा, खत्म कर दूंगा, लेकिन देखिए पीछे केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से आगे चल रहे हैं और जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव आगे चल रहे हैं। पंकज सिंह नोएडा से है, बीजेपी के विधायक भी रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। आशुतोष टंडन बीजेपी के मंत्री रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। और ब्रजेश पाठक, इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, लखनऊ से लड़ रहे हैं, ये भी आगे चल रहे हैं। और अदिति सिंह, ये देखिए ये भी आगे चल रहे हैं। पंजाब की बात करते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी पीछे चल रहे हैं, बड़ा दारोमदार था इनको पर, नवजोत सिंह सिद्धू आगे चल रहे हैं। तो ये पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल आगे चल रहे हैं। अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल पीछे चल रहे हैं, संरक्षक है अकाली दल के, वो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा मालविका सूद, सोनू सूद की बहन है, वो भी पीछे चल रही हैं। तो ये पंजाब के आंकड़े हमने आपको दिखाया कि वो बड़े जो दिग्गज चेहरे थे उसमें कौन आगे चल रहा था। अब इसमें राजू जी देखिए, कैप्टन साहब तो यहाँ पीछे चल रहे हैं, वो अगर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, आएंगे आपको। उत्तराखंड देख लेते हैं, पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, यानी दिग्गज तो यहाँ पे मैं लगातार कह रहा था ये दोनों सीट फंसी हुई है उत्तराखंड की। हाँ, और हरीश रावत तो वहां जाना भी नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल, हरीश रावत तो वहां जाना भी नहीं चाह रहे थे रमन जी, चूंकि आप वहां से हैं, बड़ी करीब से राजनीति, जिस जगह पे उनको भेजा गया था उसके पहले दूसरी सीट पे थे वो, वहां से फिर उनको यहाँ भेजा गया, वहां वो नहीं जाना चाह रहे थे। त्यागी जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश की तो सही है सर, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, पता लगे वही कहानी आ जाए, गढ़ आया पर सिंह चला गया, खटीमा में फंसा हुआ मामला। देखिए ऐसा है, धामी साहब जो हैं उनको बहुत कम मौका दिया गया। वो 45 वर्ष के युवा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जिस प्रकार से हवा भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में बदली, मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और आज हम वहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में पहुँचे हैं। देखिए वो व्यक्तिगत रूप से चुनाव हारते हैं या जीतते हैं ये तो थोड़े समय के बाद पता लगेगा, परंतु मैं समझता हूँ धामी जी ने जिस प्रकार से कमांड संभाली है, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत आए और बड़ी तेजी से वहाँ पे मुख्यमंत्री बदले। और उस स्थिति में जिस प्रकार से धामी जी ने सत्ता के तार खींचे हैं और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जान्वित किया है, उसका नतीजा प्रतिबिंबित हो रहा है। तो अभी ये तो हारना और जीतना जो है ये तो देखिए, तो त्यागी जी क्या माना जाए, 3 बार तो आपने मुख्यमंत्री बदला, इस बार जनता मुख्यमंत्री बदल देगी क्या रमन जी? त्यागी जी नहीं देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा हो सकता है, ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो शाख है वो बहुत मजबूत और वही यथास्थिति वहीं बनी हुई है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा हमारा योगदान है, सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। अब पुष्कर धामी को अब आप पहले से ही आप राइट ऑफ कर दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये प्रीमेच्योर है। अभी पूरे रिजल्ट आ जाने दीजिए, अभी पूरे रिजल्ट आ जाने दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से जो अभी जो नतीजे है उसी बात कर रहे हैं ना, अभी वो नतीजा जहां पे जस्ट बन रहा है उसी पे हम बात कर रहे थे। और चूंकि धामी साहब पीछे चल रहे हैं, इस पे बात चल रहा है। ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की 15 तो 2020 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਿਓ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਿਓ। बहुत धन्यवाद भाई, पूरा हो गया। लास्ट 48 आवर्स में जिस तरह से खालिस्तान का और फिर डेरास का जो पूरा एक रोल आया, उसका आपको लगा कि कितना प्रभाव हुआ या कोई प्रभाव नहीं हो पाया, क्योंकि खालिस्तान एंगल भी लाने? देखिए आज के नतीजे ने तो बहुत ही सही तरीके से इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि जितना मर्जी विरोधी अलग अलग तरीके से साजिशें करते रहे, अलग अलग तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते रहे, पर लोगों में ये एहसास था कि पिछली बार ये अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर हमको गुमराह कर दिया था, जिसका खामियाजा 5 साल पंजाब के लोगों ने भुगता है। तो इस बार पंजाब के लोग गुमराह नहीं हुए, वो अपना मन बना बैठे थे। वो
एक मौका केजरीवाल जी को देने का मन बना बैठे थे। उनको अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भगवंत मान जी पूरी तरह पसंद आ गए ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਜਰਨੈਲ ਜੀ 2017 ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਏ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏਗੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਮਵਰਕ करके गारंटियां दी सी तो सारी चीज़ों पर बहुत छेती काम शुरू होएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राजीव जी देखिए, सत्ता तो मिल रही है लेकिन सत्ता संभालेंगे कैसे, क्योंकि तमाम चीजें हैं। यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब आता है। तो केजरीवाल जी अभी वहां पर जब भी सरकार चलनी शुरू होगी तो क्या इस बार सब कुछ सही चलता हुआ दिख रहा नजर आएगा या फिर दिल्ली को ठहराया जाएगा दोषी कि केंद्र करने नहीं दे रहा है? पार्टी ने वहाँ पे वादे बहुत किए हैं। बेअदबी का मैटर है, जैसा कि इन्होंने बोला कि हम काम करेंगे। 5 साल लग गए, करीबन 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह सिर्फ इंक्वायरी ऑर्डर कर पाए थे और चन्नी साहब तकरीबन 3.5 महीने की सरकार चलाकर उसमें कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाए। नंबर 1। नंबर 2, उड़ता पंजाब पिक्चर तक बन गई, उस पर इतने चर्चाएं चल रही हैं, मगर उस पर भी आज तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। किसी भी सरकार ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। चुनाव नज़दीक आए तो विक्रम मजीठिया पे ज़रूर जो पुराने कुछ मामले थे उसके बिना पे उनको अंदर डाल दिया गया, कुछ जगह रेड्स हुई, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि कैप्टन और कांग्रेस के दूसरे चन्नी साहब भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए। अब आते हैं अकाली दल, एक ऐसी पार्टी जिसका वजूद ही धर्म की वजह से आया, जिसका वजूद ही वही है, वो भी बेअदबी को लेके सिर्फ आवाज उठाते रहे, कोई बड़ी कार्रवाई उन्होंने भी नहीं की। राजू जी, इसमें मैं ये बोलूंगा, हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे ना कछुआ और खरगोश की, तो ये बाकी पार्टियां आम आदमी पार्टी को कछुआ समझ रही, इनको लगा भाई हम तो पारी कर लेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं देखा कि 2017 से वो जमीन तैयार कर रहे थे। करते 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 ये नौबत आ गई कि बड़ी जितनी बड़ी पार्टियां थी सब पीछे छूट गई। देखिए, ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि कछुए की चाल उन्होंने चली। 20 सीटें उनकी आई थी, उसके करीबन आधे उनके एमएलए इधर उधर छटक भी गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये लगे रहे, धीरे धीरे ग्राउंड वर्क अपना करते रहे, कार्यकर्ता बनाते रहे, उनसे लोगों के घर घर जाके ये पिछले 2 महीने में जो पार्टियों ने किया, आम आदमी पार्टी पिछले 4 सालों से यही काम कर रही थी। हर घर में जाती थी, छोटे छोटे गली के मुद्दे उन्होंने उठाए। देखिए, उन्होंने 2, 3, 4 बड़े मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने हर घर में जाके, हर गली में जाके अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको यानी कि फला मकान नंबर में आप रहते हैं साहब, सिंह साहब आपको क्या दिक्कत है, चड्डा साहब आपको क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है और ये दिक्कत का निवारण हम करेंगे। उनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने जाके जो जनता के असल मुद्दे थे उनको पिन पॉइंट किया। जो ग्राउंड वर्क था, इसे कहते हैं ग्राउंड वर्क, ये और पार्टियों को सीखना चाहिए। देखिए, हम किसी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, मगर हम एक अच्छी राजनीति की तारीफ भी करना सीखे। उन्होंने जो किया, अच्छा, जनता को आगे राजू भाई मुकेश जी को जाना है, और आज वो मुकेश रिजल्ट जी में दिखाई दे रहा है। पंजाब में, हालांकि पंजाब में मैं देख रहा था, अमित शाह ने पहले ही बोला था कि 4 राज्यों में सरकार बनेगी। पंजाब को लेकर बोल रहे थे कि भाई पंजाब में हम बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो अब जो है पंजाब के जो आंकड़े आ रहे हैं और आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन किया, क्या आपका फीडबैक क्या है कि आप मतलब अभी आपने आपको स्टैंड कर रहे हैं, संतुष्ट हैं यहाँ जो अभी आंकड़े आ रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते, हम एक प्रक्रिया के रूप में लेते हैं। अच्छी बात है ये। चुनाव को हम चुनाव के अंतर्गत वहां क्या होने वाला है इसके बारे में नहीं सोचते। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, तो कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म हमने पूरा किया, पंजाब के प्रति हमारा पूरा समर्पण है। और आप ये देखिए, पंजाब की मैं मुस्तकबिल के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन केजरीवाल जी जो है वो डुअल चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, एक पंजाब के और दिल्ली के। मान साहब को एक कॉस्मेटिक चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, पंजाब की जनता को बड़ी जल्दी पता लग जाएगा। और जो मान साहब जो है, मुझे लगता है उनके हाथ बांध दिए जाएंगे और बहुत संवेदनशील से जो है चलन चल चुका है सर। केजरीवाल जी आपके बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली से जैसा कहते हैं वैसा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करते हैं, दिल्ली से आप जैसा कहते हैं वैसे बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। हालांकि योगी जी को आप कंट्रोल नहीं कर पाए थे, योगी जी को नहीं कंट्रोल कर पाए। बिल्कुल
बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं सब स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं। हाँ, उनको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी की तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जो गरीब के वैसा ही गाइडेंस केजरीवाल जी देंगे तो क्या दिक्कत है? उत्थान करने के लिए तो वहां पे तो इंटरफेरेंस करना पड़ता है। हाँ, अगर वैसा ही गाइडेंस केजरीवाल जी देंगे तो क्या दिक्कत? अगर वैसे ही गाइडेंस भगवंत मान को केजरीवाल जी देंगे तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, उससे क्या होगा कि उनके अपने जो है स्वतंत्र रूप से देखिए ऐसा है कि मैं तो सिर्फ एक विश्लेषण कर रहा हूं कि मान साहब का वैसे ही आप समझते हैं चरित्र और चेहरा किस प्रकार का है। शराब पी करके वो जो है घूमते थे, एक कॉमेडियन थे। तो उनकी एक फिल्म थी फॉरेस्ट गंप, जिसमें किसी जोकर को अचानक पावर मिल जाती है। तो एक प्रकार से ये पावर उनके हाथ में इसलिए नहीं आई है ये बातें आपसे कोई बहुत बड़े शोभा नहीं देती है। कांग्रेस रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी ये सभी तो नचनिए थे। नहीं, सुनिए, उनको वोट दिया। हाँ, नहीं तो उनको नहीं, देखिए ऐसा ये तो मुख्यमंत्री के चेहरे। ठीक है, आएंगे सर, बड़ी खबर आ रही है। चलिए, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। यूपी के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, उत्तर प्रदेश के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी 224 के पार जाती हुई यहां पर उत्तर प्रदेश पर नजर आ रही है। 224 सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार पीछे। समाजवादी पार्टी की साइकिल वाकई में बैक गियर पर यहां पर जाती हुई दिख रही है। 97 सीट अंजनी केवल। रुझानों की बात अभी कर रहे हैं। ये लग रहा है थोड़ा सा हवा कम पड़ गई, वो चल नहीं पा रही उतनी स्पीड से साइकिल। बिल्कुल। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी नजर बनी हुई थी, उत्तर प्रदेश जहां पर तमाम मुद्दे। राजू जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। राजू जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। राजू जी, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं, मैं आप दोनों की बातें सुन के इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, और जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे उस बात को भी सुन के मुस्कुरा रहा हूँ कि एक तरफ यूपी में खुद नारा देते हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी। तो अगर यही डबल इंजन की सरकार अगर पंजाब में बने कि पंजाब में सीएम भगवंत जी और यहाँ दिल्ली से कंट्रोल करेंगे या उनको गाइड करेंगे केजरीवाल जी, तो दिक्कत क्या है समझ में नहीं आ रहा। अपनी ही बात में, और आपने बहुत अच्छा काउंटर किया कि निरहुआ है, मनोज तिवारी है, यूक्रेन के तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, उनका काफिला भी देख लेते हैं अब यहाँ से क्या रणनीति बनती है उनकी। ये तो अखिलेश यादव का एक काफिला पहुंचा है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं के बीच में। अब क्या अखिलेश यादव यहां पर कहेंगे? रुझानों के बाद ही वो कुछ कहने वाले हैं या फिर नतीजों का इंतजार यहां पर वो करेंगे? सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हमारे साथ। सुरेंद्र जी, यहां पर कहां कमी रह गई, कहां चूक रह गई? क्या ऐसा ही लगा कि भाई जब आग लगी तभी आप पानी की बाल्टी ले लेकर दौड़ना शुरू किए? 5 साल में आप लोग जनता से संवाद नहीं कर पाए। 5 साल में पिछले आप ये नहीं साबित कर पाए कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। कहीं विपक्ष था ही नहीं पिछले 5 सालों में। जी देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए आज, अब जो रुझान की स्थिति दिख रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो नेतागण थे उन्हें कंटिन्यूएशन में जो है ना जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे, बार बार वो उठा नहीं पाए। उसका नतीजा हमें जो है अब हम रुझानों में बिल्कुल पूरी तरह पिछड़े हुए हैं, ये बिल्कुल साफ बात है। और देखिए, तारीफ करनी चाहिए सुरेंद्र शर्मा जी की। सर, आपने अपनी बात को माना कि हम जनता तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, ईवीएम का रोना कम से कम आपने नहीं रुआ, ये तारीफ की बात है सर आपकी। जी बिल्कुल। और अमरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम वहां पर मुद्दे थे। आप वहां पर किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, वहां पर आप कोरोना प्रबंधन की बात कर लीजिए, तमाम मुद्दे विपक्ष ने उठाए। और ये भी कहा गया कि जो पोलराइजेशन होगा वो धन के आधार पर भी हो जाएगा। जो मुस्लिम यादव इक्वेशन है उसकी भी बहुत सारी बातें की गई। लेकिन अब कहानी एकदम अलग यहां पर निकलकर सामने आ रही है। तो कई मुद्दे किसी ने कुछ काम नहीं किया और बीजेपी यहां बढ़त बना रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, बड़ी खबर आ रही है। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़ी खबर, चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, दोपहर 3 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। और अंजनी, ये लगभग हमेशा का ये एक बन गया है उत्सव का सा माहौल। और प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, याद होगा कितना भव्य। प्रधानमंत्री पहुंचते हैं बीजेपी ऑफिस और यहां पर 3 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। और अंजनी, सबसे बड़ी बात यह है कि यही सबसे बड़े स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश से। सर, नतीजे अभी आने बाकी है लेकिन रुझान आपको जश्न मनाने के लिए कह रहे हैं।
रुझान ही अंतिम परिणाम के रूप में साबित होंगे। इतना ही मुझे कहना है। सर, जो तमाम मुद्दे थे, जो तमाम बातें कही गई थी, जो तमाम मुद्दे पूरे उठाए गए थे, तो लगता है कि किसी ने कुछ काम नहीं किया। ना कोरोना प्रबंधन को लेकर जो आरोप लगे वो भी काम नहीं किए, या फिर जो किसानों की नाराजगी थी वो भी नजर नहीं आई। रुझानों से तो यही लग रहा है अभी। विपक्ष के जितने भी मुद्दे थे, एक भी मुद्दा सकारात्मक नहीं था, सत्य के आधारित पर नहीं था। उन्होंने केवल विपक्ष के नाते आरोप लगाने का काम किया और मुंह की खाई है उन्होंने। जनता का आशीर्वाद उनको नहीं मिला है। अच्छा रमन जी, वाजपेयी जी के पास बड़ी जिम्मेदारी थी, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं यूपी के, और अभी जो ज्वाइनिंग कमेटी थी, जो लोगों को दूसरी पार्टी से ज्वाइन करा गया था, उसी को सर लीड कर रहे थे। अब ये बताइए सर कि अचानक से हुआ कि आपके 4-5 मंत्री, सैकड़ों कार्यकर्ता, नेता, विधायक लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे, और उसके बाद आपने भी बहुत लोगों को पार्टी में ज्वाइन करवाया। तो अब ये अदिति सिंह फिलहाल आगे चल रही हैं, बाकी कुछ लोगों को आपने ज्वाइन कराया, तो उनका क्या फीडबैक मिल रहा है, और जो लोग आपके यहाँ से छोड़ के गए थे उसका कितना डेंट पार्टी को पहुंच रहा है? आपका आकलन क्या कर रहा है? हालांकि रुझान में दिख रहा है कि जो लोग आपको छोड़ गए थे वो पीछे चल रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर गए थे, मुझे यह भरोसा है कि वो जीत कर आने वाले नहीं है। जनता उनको आशीर्वाद नहीं देगी, स्वीकार नहीं करेगी। वाजपेयी जी, अगर कारण यह है जी जी कि 4 साल 11 महीने 4 साल 11 महीने सरकार में रहे, और 12वें महीने में उनको एहसास होने लगा, जनता ये समझती है कि वो राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से गए हैं, किसी सामाजिक कारण से नहीं गए। अच्छा, वो ये अगर बात करें, एक बड़ा सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, वो बड़ी इच्छा रहती मेरी पूछने की सर। वो ये कह रहे थे कि मैं बोलता भी, मैंने रमन जी के सामने उनको एक नाम दिया था, राजनीतिक इच्छाधारी। कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी। वो ये कह रहे थे कि मैं नागनाथ और सांप नाथों के बीच फंसा हुआ था, केचल उतार के वो नेवला बन गए, इन दोनों को खा जाएंगे, कुचल देंगे, खत्म कर देंगे। तो ऐसे जो नेवले हैं कितना कड़ी टक्कर सांपों को दे रहे हैं उनके मुताबिक? मैं बताऊं ना? हाँ सर। मेरा केवल इतना कहना है हाँ कि आदरणीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य 4 साल 11 महीने सरकार में बने रहे। हाँ। 12वें महीने में उनको एससी और ओबीसी याद आए, और उसमें भी अपना लड़का याद आया। अगर लड़के को टिकट भाजपा दे देती तो एससी ओबीसी याद नहीं आते। मेरा विनम्रता पूर्वक कहना है कि ये भाजपा को एंड टाइम पर छोड़ के जो लोग गए हैं, और अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता इनको अपना आशीर्वाद नहीं देगी, ऐसा मुझे भरोसा है। वाजपेयी जी, क्या काम किया उत्तर प्रदेश में? जनता का दिल किस चीज ने लुभाया? राशन ने, या फिर कोविड प्रबंधन ने, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैली और रोड शो ने? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सामान्य जनमानस के लिए जो काम किए, जनता ने उनको स्वीकार किया है। अगर डिटेल में ना बोलूं तो एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, लाभार्थी। हाँ। लाभार्थी को जो लाभ विभिन्न रूपों में मिले, उन्होंने उसका लाभ भाजपा को दिया है। यानी हमने जनता की आकांक्षा के अनुरूप काम किया और जनता ने हमको स्वीकार यूपी किया है। की राजनीति में इस बार एक नया वोट बैंक था। अभी तक हम देते थे कि जातिवादी राजनीति होती थी, धर्म वाली। इस बार लाभार्थी था, लाभार्थी वोट बैंक था, उस पर निशाना बीजेपी ने बनाया था और वो कामयाब रहे। वाजपेयी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करनी बेहद जरूरी हो जाती है। पहले दूसरे चरण में चुनाव था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये माहौल था। कई इस तरह के वीडियो भी आए कि आपके विधायक जाते हैं, वहां पर भगा दिए जाते हैं, प्रचार के लिए जा रहे हैं तो लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर कुछ बदली भी नजर आई रुझानों में। जो लोग हंगामा कर रहे थे वो सब प्रायोजित था। जनता ने जवाब दे दिया। ईवीएम मशीन का बटन दाबते समय व्यक्ति अकेला होता है और उसका मानस होता है, इसलिए जनता ने उन लोगों का जवाब दे दिया। और अब वो लोग बगले झांकेंगे जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में गांव में जाने पर विरोध करते थे। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव गठबंधन में साथ थे इस बार, ये आपके सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखिए, अखिलेश जी ने एक बार राहुल गांधी जी के साथ जोड़ी बनाई थी और ये कहा था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है, जनता ने वो जोड़ी नकार दी। एक बार बुआ भतीजे की जोड़ी बनी, उसको भी जनता ने नकार दिया। और अब की बार जयंत चौधरी जी के साथ जोड़ी बनाई है, इसको भी जनता नकार दी है। और ये साबित हो जाएगा
कि अखिलेश यादव जी में राजनीतिक सूझबूझ की कमी है, इस कारण वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वाजपेयी जी, एक मेरा सवाल रहा, और एक कारण और है जी, उन्होंने जी 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 ये बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं अपना। जी, उन्होंने हाँ, अपनी पार्टी के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के समकक्ष, उनको घोर उपेक्षा की और अपने चाचा की भी उपेक्षा की। ये भी एक बहुत बड़ा कारण उनके घर से टूट फूट का और उनको चुनाव में हारने का पड़ेगा। अच्छा सर, एक बार हमने, चूंकि चुनाव कवर करते करते बहुत समय हम लोगों को हो भी गया है, इस बार हमने देखा कि ठीक है, कुछ मुद्दे आए हिजाब के, आतंकवाद के, गन्ना और जिन्ना के, लेकिन हमने देखा इस बार सभी पार्टियों ने मुद्दे उठाए। चाहे वो कांग्रेस को देखा हमने, आपको भी देखा, मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का हिसाब किताब दिया, इसके बाद फिर उनको लेकर जनता के बीच गए, या फिर अखिलेश यादव ने भी तमाम मुद्दे के, पुराने पेंशन, ये वो तमाम बड़े मुद्दों को जनता के सामने रखा। इस बार थोड़ा सा मुझे लगा कि यूपी में राजनीति में थोड़ा सा बदलाव दिखा कि मुद्दों की बात आप सभी पार्टियों ने की, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। निश्चित इस बार का चुनाव मुद्दों पे हुआ है। जातिवाद से उत्तर प्रदेश को बचाने में जो भाजपा की मंशा थी, हम उसमें काफी हद तक सफल हुए हैं। वाजपेयी सर, बुलडोजर भी इस चुनाव में मुद्दा बना रहा, तो क्या ये बुलडोजर फिर से साफ सफाई होनी शुरू हो गई है उनकी क्या? मैं एक बात कहूंगा, ये बुलडोजर तो एक तरीके से सिंबॉलिक हो गया, लेकिन ये बुलडोजर था दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध, जो सामान्य जनता के जनजीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, अपनी दबंगई के आधार पर उनकी जमीन पर, उनके मकानों पर कब्जा करते थे, उनका अपहरण करके वसूली करते थे। वाजपेयी जी, आपको रोकेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर आपके फेवर में आ रही है। बड़ी खबर आपके फेवर में आ रही है। 364 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें 245 पर बीजेपी आगे चल रही है। ये देखिए, 245 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 364 सीटों का रुझान आ चुका है। अब तो वाजपेयी जी, हम तो देख रहे हैं आपके तमाम कार्यकर्ता वो अपने सर पे बुलडोजर बांध के, हमको लगता है अगला चुनाव चिन्ह बुलडोजर में हो जाए, कमल भी बुलडोजर हो जाए, यूपी में पहचान हो जाएगी। नहीं, चुनाव चिन्ह तो कमल ही रहेगा। और बुलडोजर भी अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी। बचा खुचा काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसे 5 साल में पूरा कर देंगे, जनता को निष्कंटक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत। राजू जी, आपका भी कुछ सवाल है, आप हंस रहे हैं। राजू जी, आपका कुछ सवाल वाजपेयी जी से? नहीं, देखिए, बुलडोजर कितना सीरियस मुद्दा हो गया कि योगी जी खुद उसके शॉट्स दिखाते हुए नजर आए। हम सवाल भी पूछ रहे हैं और लक्ष्मीकांत जी जवाब भी इतने सीरियसली दे रहे हैं कि हाँ, नहीं, कमल ही रहेगा हमारा चुनावी। तो मुझे इस पे हंसी आ गई। सोचिए, एक काम, आपकी पार्टी का एक ऐसा मजबूत काम आपके लिए इतना मजबूत एक निशान बन जाता है कि आपके पार्टी सिंबल पे हावी हो जाता है। ये कितना अच्छा मैसेज है कि नेताओं के लिए। और राजीव जी, न सिर्फ योगी जी, अखिलेश जी भी खुद कहते हैं कि बुलडोजर वाले बाबा है। हाँ भाई, ये तो अच्छी बात है ना। आपके राजनेता अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मजबूत काम कर रहे हैं, जो कि चुनावी पार्टी का जो आपका जो चिन्ह है उस पर भी हावी हो गया, तो इसका मतलब आपका काम दिखाई दे रहा है। विपक्ष आपकी पब्लिसिटी खुद कर रहा है। जी वाजपेयी जी, बात कुछ और मुद्दों पर भी यहाँ पे कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसकी भी बात करनी बेहद जरूरी यहाँ पर हो जाती है। तो पोलराइजेशन, ये कहा जाता था यूपी की राजनीति जो कि जातिगत समीकरणों पर टिकी हुई है, तमाम चीजों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री जब विश्वनाथ कॉरिडोर में जाते हैं, वहां पर वो डमरू बजाते हैं, तो उसको भी मुद्दा बना दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें आपको लगता है क्या जनता ने स्वीकारा, आपके फेवर में गए? जो धार्मिक था उसके हिसाब से पोलराइजेशन हो गया, या फिर सिर्फ काम पे ही बात हुई? कॉरिडोर से जो विकास हुआ उस पर बात हुई? हमने जन आकांक्षाओं के अनुरूप जहां विकास के काम किए, हमने जनता का जो धार्मिकता है उसके लिए सुलभ दर्शन उपलब्ध हो जाए, इसके लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर को अच्छा करने का काम किया। हमने जनभावनाओं के अनुरूप अयोध्या में दीपोत्सव शुरू किया, बरसाने में रंगोत्सव शुरू किया, मथुरा में कृष्णोत्सव शुरू किया। ये सब कारण जुड़े, सामान्य जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़ गए और उस पर करेला नीम चढ़ा। विकास ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति पैदा करी। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद और सक्रियता और उनके नेतृत्व में किए गए विकास के काम, ये हमारे लिए महत्व काम है। और एक बात और कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता उभर कर आए हैं
जिन्होंने जातिवाद या अन्य कारणों से ऊपर उठकर राजनीति को विकास पर लाने का काम किया है, इसके लिए सारा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभारी है। लेकिन अब सर देखिए, इसमें एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि ईवीएम ने आपसे बड़ी मोहब्बत कर ली और अखिलेश यादव जी से बेवफाई कर ली है, तो इसका भी असर यहां दिख रहा है। वो कह रहे ईवीएम बेवफा हो गया, प्यार से आपसे करती है, ये इसमें खेल होता क्या है जी? नहीं, एक सेकंड, 2012 में ईवीएम का सवाल नहीं उठाया क्योंकि अखिलेश जी चुनाव जीते थे। 2017 में जब चुनाव हारे तो ईवीएम का सवाल उठाया इन्होंने। लेकिन ईवीएम का सवाल जब इन्होंने उठाया तो भारत निर्वाचन आयोग ने कमेटी गठित की और इन सबसे कहा कि अपने टेक्निकल एक्सपर्ट लेकर आ जाओ, तारीख तय कर दी, एक सप्ताह का समय दिया। इनमें से कोई नहीं गया, ना सपाई गए, ना बसपाई गए, ना कांग्रेसी गए, ना अन्य कोई दल के लोग गए। इससे साबित हो जाता है कि ईवीएम का विषय मतलब ईवीएम बेवफा नहीं है सर, ना बौखलाहट का प्रतीक है। तो ईवीएम बेवफा नहीं, उसकी इज्जत बची है, लेकिन बेवफा है, आपके साथ चली जाती है। नहीं, एक बात और सुन लीजिए जी। ईवीएम के 3 हिस्से होते हैं हर विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, एक हिस्सा ट्रेनिंग का, एक हिस्सा रिजर्व का और एक हिस्सा होता है चुनाव का, मतदान का। इन तीनों के नंबर प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता को, विधायक के प्रत्याशी को और उसके कार्यालय को उपलब्ध होते हैं। मैं कृपा करके अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि इनमें से जो सोकड़ कथित तौर पर है, नहीं ऐसा, कथित तौर पर ईवीएम की बात कर रहा है, सड़क पे मिली, कूड़े गाड़ी मिली, ये नंबर तो मिलान कर लें। जी वाजपेयी जी, ब्राह्मणों की नाराजगी की बात भी चली थी, लेकिन अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कहीं कोई नाराजगी थी ही नहीं। ब्राह्मणों की नाराजगी की बात कहने वाले नेता अभिषेक मिश्रा को और संतोष पांडे को, जिन्होंने परशुराम का फरसा लेकर परशुराम के मंदिर स्थापित करने की बात कही थी, संतोष पांडे को टिकट नहीं दिया, अभिषेक मिश्रा का टिकट बदल दिया। और एक बात और बता दूं जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक याद दिलाना चाहता हूं, जब वो परशुराम मंदिर में दर्शन करने राजनीतिक कारणों से गए तो भगवान परशुराम का फरसा गिर गया था। यही इंडिकेशन था कि ब्राह्मण उनके साथ नहीं है। अच्छा, वो जो फरसा गिरा तब भी हमने चर्चा किया था सर, लग रहा है कि भगवान परशुराम का आशीर्वाद मिला नहीं, अब वो आप पे अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। तो एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास आएंगे सर, और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 22,000 वोट से गोरखपुर में आगे चल रहे हैं। रमन जी, इस वक्त ये बड़ी खबर। बिल्कुल बिल्कुल, वाजपेयी जी, गोरखपुर में योगी जी आगे चल रहे हैं, 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये जीत मानी जा रही थी, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि करहल में जो आपने घेरने की कोशिश की अखिलेश को, वो सफल नहीं हो पाई। नहीं, हमें सफल हो गई। रणनीतिक दृष्टि से हमने करहल में घेरा और अपने एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना के घेरा। परिणाम ये हुआ कि आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को, शिवपाल यादव जी को, तेजपाल यादव को, धर्मेंद्र यादव को, सबको और अपनी पत्नी डिंपल यादव को लेकर अखिलेश यादव को करहल जाना पड़ा। और जिस दिन तक करहल का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं जा सके अखिलेश यादव। हमारा पर्पस तो उसी से पूरा हो गया। और रमन जी, ये कहा जाता है बीजेपी के बारे में, उसके लिए उन्हें पूरे परिवार वाजपेयी जी, ये तो ये कि आपकी रणनीति बड़ी तारीफ करनी होगी। यहाँ पे ये हो रहा था कि भाई अखिलेश जी तो जीत ही जाएंगे, लेकिन जो आपकी रणनीति कि भाई सरदार को हमने घेर लिया तो बाकी पर कितना असर होगा, और ये मैसेज गया कि सरदार घिर गया, इसी वजह से मुलायम जी, डिंपल भाभी, सारे लोग वहां पहुंच गए, ये मैसेज देने में आप कामयाब हुए, और अगल बगल आपको लगता है कि इसका असर हुआ? जी, सरदार को घेर लिया आपने। जी बिल्कुल हुआ, परिणाम बताएंगे। हाँ रमन जी, अंतिम परिणाम बताएंगे कि हमारी ये रणनीति सफल हुई है। बिल्कुल वाजपेयी जी, और एक बहुत बड़ी पार्टी जिसके बारे में बात करें तो फिर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात ही क्या हुई, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। प्रियंका जी वहां आई, तमाम उन्होंने कैंपेन किए, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तमाम एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने वहां पर किए, महिलाओं को टिकट दिए। तो आपको लग रहा है कि एक बड़ी पार्टी का जाना ये सही संकेत है, या फिर वाकई में ये लग रहा है कि भाई कांग्रेस रहती टक्कर में तो ठीक रहता? आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के चुनाव में आई
लेकिन उनके परिवार ने भी उनका साथ नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी ने तो साथ ही नहीं दिया। उन्होंने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं। अरे भारत में नारी को दुर्गा का अवतार माना गया है, वो शक्ति के रूप में उसकी उपासना की गई है, तो ये बात कहनी कोई नई नहीं थी। और उन्होंने अपने पोस्टर पर 4 बेटियों को सिंबल बनाया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 4 बेटियों में से 3 बेटियां भाजपा के चुनाव अभियान का अंग बनी, यानी हमने उनके अभियान का 2/3 हिस्सा तोड़ लिया, 1/4 हिस्सा उनका न्यूट्रल हो गया, यानी उनके चारों सिंबल बेटियां उनके साथ चुनाव अभियान में नहीं रही। यही उनके चुनाव अभियान का परिणाम है।